नमस्कार, स्वागत है आपका JKLH प्राइम टाइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। 22, 23 और 24 मई की तारीख कश्मीर के इतिहास में दर्ज होने वाली है। भारत G20 समिट सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है। ये 20 देशों का समूह है जो वित्त समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बैठकें करते हैं और अब तक सैकड़ों बैठकें हो चुकी हैं। लेकिन ये बैठक खास है 22, 23 और 24 की, क्योंकि ये कश्मीर घाटी में हो रही है। जी हां, 37 वर्षों में पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आयोजन G20 समिट की शक्ल में कश्मीर में घाटी में होने जा रहा है। G20 समिट को लेकर उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सुरक्षा और साज सज्जा पर खास ध्यान दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था से जुड़े लोग काफी इस समिट से उत्साहित हैं। उन्हें इस समिट से विकास के द्वार खुलने की राह नजर आ रही है। तो वहीं कुछ सियासी पार्टियों की तरफ से G20 समिट पर सवालात उठाए जा रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा कई खास मेहमानों के साथ। तो G20 में दुनिया देखेगी नए कश्मीर की झलक। जी हां, इस तरह का G20 समिट होने वाला है। पहले से ही उम्मीदें कई शोबे हयात से जुड़े लोगों ने, कई विभाग से जुड़े लोगों ने लगा रखी है कि इस बार का जो G20 समिट जम्मू कश्मीर के घाटी में श्रीनगर में होने वाला है, वो कई स्तर पर एक तो जम्मू कश्मीर को खास पहचान दिलाएगा, तो कई तरह की जो भ्रांतियां फैली हुई हैं उसे भी कहीं न कहीं कश्मीर को लेकर जो भ्रांतियां फैली हुई हैं उसे भी इस समिट की जानिब से दूर कराने की कोशिश होगी। और साथ ही साथ अब सवाल ये उठता है कि G20 समिट जब घाटी में हो रहा है तो इससे वहां के लोगों को क्या फायदा मिलेगा और क्या जिस तरह से लोगों ने अपने फायदे के लिए या फिर उम्मीदें लगाई हैं कि इस बैठक से उनकी जिंदगी और उनके विभाग और उनकी औद्योगिक क्रांति में एक मील का पत्थर साबित होगा, तो क्या वाकई में ये ऐसा समिट है जो नए द्वार खोलेगा, नए रास्ते जम्मू कश्मीर के लिए खोलेगा। तो वहीं दूसरी तरफ हम ये जानते हैं कि कुछ सियासी दलों की तरफ से नाराजगी का भी G20 समिट को लेकर इजहार किया गया। उनका कहना था कि घाटी में ही क्यों हो रही है ये G20 समिट, जम्मू में क्यों, आखिर डोगरा लोगों के साथ ये अन्याय क्यों, भारतीय जनता पार्टी के लीडर आखिर इस पर क्यों बोलते हुए नजर नहीं आए, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला ने पिछले दिनों ये बयान दिया था। इसके अलावा कई सियासी हुक्मरानों की तरफ से ट्वीट भी किया गया। उनका जरिए कहा गया कि घाटी का श्रीनगर इस वक्त G20 की अध्यक्षता तो भारत कर ही रहा है, G20 का आयोजन तो श्रीनगर में हो ही रहा है, लेकिन इसके इतर जो श्रीनगर के लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं परेशानी उठानी पड़ रही है। तो इस तरह की बातें सियासी दलों की तरफ से सामने आई और दूसरी तरफ इस G20 समिट को लेकर कई विभागों की तरफ से, कई शोबे हयात से जुड़े लोग एक उम्मीद की किरण के तौर पर इस समिट को देख रहे हैं। हम ये जानते हैं कि इस बार G20 समिट की अध्यक्षता भारत कर रहा है और इस अध्यक्षता करने को लेकर भारत में कई प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि इसमें कोई खास बात नहीं, हर साल कोई ना कोई देश G20 की अध्यक्षता करता है, सो इस बार भारत कर रहा है। लेकिन भारत में भी एक धड़ा ये है जो ये समझता है कि भारत G20 की अध्यक्षता अगर कर रहा है तो उसे विश्व स्तर पर एक पहचान मिल रही है, एक बड़ी पहचान मिल रही है जो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार की वजह से ही हो पाया है। और विश्व स्तर पर भारतीय संस्कृति, कला और साथ ही साथ जो अंदाज था और जो एहसास था भारत को लेकर लोगों का, वो भी कहीं ना कहीं G20 के जरिए वो धारणा बदलेगी, ऐसा कुछ लोगों की तरफ से इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि ऐसा पहली बार हो रहा है 37 वर्षों में कि कश्मीर में, श्रीनगर में ये G20 की बैठक, कोई अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल प्रोग्राम मुनक्किद हो रहा है, आयोजित हो रहा है। इससे
वहां के जो लोग हैं वो काफी खुश हैं। अगर इंडस्ट्रियल लोगों की अगर हम बात करें तो उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हो सकता है कि इस G20 बैठक के बाद उनके लिए कुछ द्वार खुलेंगे। लोग पर्यटन से जुड़े क्षेत्रों का भी ये मानना है या ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि उनके लिए कुछ अच्छी खासी चीजें या उनके लिए तरक्की की राह और विकास की राह जो है हमवार होगी, निर्यात में बढ़ावा होगा। इस तरह के लोगों ने मुख्तलिफ विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने उम्मीदें लगाई हैं। तो दूसरी तरफ जैसा कि कुछ देर पहले हमने आपको बताया कि इस समिट से कई तरह की प्रतिक्रियाएं इस तरह भी आई कि वो कहीं न कहीं लोगों को बंद करके ये श्रीनगर में समिट किया जा रहा है, जो कि लोगों के लिए परेशानी का बायस बना हुआ है। कई खास मेहमान हैं। ये समिट अपने आप में कितना अहम है ये सवाल उठता है और साथ ही साथ इस समिट से, क्योंकि ये सवाल लगातार, ये बात लगातार कही जा रही है कि ये समिट क्योंकि 37 वर्षों में पहली बार हो रहा है घाटी में, तो विश्व स्तर पर जम्मू कश्मीर को एक नए स्तर की पहचान दिलाएगा और जम्मू कश्मीर की झलक कहीं न कहीं विश्व इंटरनेशनल स्तर पर लोगों को देखने को मिलेगी। क्योंकि विदेशी मेहमान आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है जब मेहमान आते हैं तो उनके जरिए देखा जाता है कि ये इलाका कैसा है, यहाँ पर किस तरह से डेवलपमेंट हुई है और आर्थिक तरक्की के लिए बातचीत होती है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ने वाले हैं, एक पैनल होगा जिनसे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि उनके नजरिए में ये G20 समिट कैसा है। हमारे साथ माजिद हैदरी साहब जुड़ चुके हैं जो कि जर्नलिस्ट है, अक्सर हमारे साथ डिबेट का हिस्सा होते हैं। शुक्रिया वक्त देने के लिए और आज के इस विषय पर चर्चा करने के लिए, शामिल होने के लिए। इसके अलावा कुछ और खास मेहमान होंगे जिनका मैं जिक्र कर देना चाहती हूं। शेख आशिक साहब होंगे जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं KCCI के, हमारे साथ अब से कुछ देर बाद वो जुड़ेंगे। इसके अलावा अरुण गुप्ता साहब होंगे जो कि प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के, ये भी अब से कुछ देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी होंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसे मील का सब पत्थर मान रही है। उनका ये मानना है कि ऐसा विश्व स्तर पर इस तरह का प्रोग्राम घाटी में कभी नहीं हुआ और ऐसा प्रोग्राम हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि जम्मू कश्मीर को, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये मान रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को विश्व स्तर पर एक नई पहचान मिलेगी। तो आरिफ पठानिया साहब बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद रहेंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। माजिद हैदरी साहब, आपके नजर में एक जर्नलिस्ट क्या देखता है इस समिट G20 समिट से किन किन लोगों को क्या कुछ उम्मीदें हैं? थोड़ी सी मैंने लोगों के सामने बातें रखी हैं। मैं चाहती हूं क्योंकि आप वहां के निवासी भी हैं और G20 समिट की जो तैयारियां हैं वो जोरों शोर से चल रही हैं। इस समिट से जम्मू कश्मीर के भविष्य के हवाले से आप क्या कुछ नई राहें देख पा रहे हैं, बताइएगा। जी सना साहिब भाई, सबसे पहले ये पूरे देश के लिए और जम्मू कश्मीर के लिए गर्व की बात है कि G20 मीट कश्मीर में होने जा रही है, क्योंकि इससे बहुत ही बड़ा एक जो इंटरनेशनल स्पेक्ट्रम में जो एक इम्पैक्ट होता है वो इसका ये होगा कि सबसे पहले टूरिज्म प्रमोशन को बूस्ट मिलेगा, जो कि इसका बेसिक एक फैक्टर देखा जा रहा है कि अभी पिछले साल हमारे 1.25 करोड़ के करीब टूरिस्ट आए थे कश्मीर, तो अब की बार जब G20 समिट के डेलीगेट्स आएंगे और इतना बड़ा इवेंट होगा कश्मीर में, तो जाहिर बात है कि पूरा अंतरराष्ट्रीय स्तर पे इसका बहुत ही अच्छा एक फायदेमंद एक मामला बनेगा। वो तो इसके बेनिफिट की बात है और ये बड़ी गर्व की बात है। लेकिन दूसरी चीज आती है कि आप G20 के डेलीगेट्स को दिखाएंगे क्या कश्मीर में, हाँ। कि पिछले 3 साल में जम्मू कश्मीर में हुआ क्या है, क्या अचीवमेंट की है। चलिए आज तक मैं भी बोलता गया, वो किस्सा पुराना टेप बन गया जी के कश्मीर में अब 2019 के बाद पत्थरबाजी नहीं होती, हड़ताल नहीं होती। लेकिन उसके आगे क्या दिखाएंगे कि क्या सरकार ने किया है, अचीवमेंट क्या है जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन की, जम्मू कश्मीर के रिलेटेड, जम्मू कश्मीर के युवा के लिए आपने क्या किया। सबसे खास चीज जो होती है फोकस युवा होता है, तो युवा के लिए क्या किया है। अभी पिछले 1 साल में ही तो 5 रिक्रूटमेंट स्कैम हमारी जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन ने दिए हैं और एडमिनिस्ट्रेशन की इतनी ज्यादा कंप्लेंट्स है माल एडमिनिस्ट्रेशन की कि अभी G20 जिसके लिए कि मोदी जी और अमित शाह जी के लिए बड़ा क्रूशल है जम्मू कश्मीर में ये मीट करना। तो मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर का जो एयरपोर्ट रोड जो कश्मीर का है उस पर पैच वर्क किया जा रहा है, ब्लैक टॉप पूरा नहीं डाला, पैच वर्क किया जा रहा है। मोदी जी की तरफ से पैसा भेजने की कमी नहीं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ऐसी है कि डेलीगेट्स के लिए पैच वर्क कर रहे हैं। तो यहां से आपको समझना होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन वाइज आपके पास कुछ नहीं है दिखाने को डेलीगेट्स को, सिवाय इसके कि कश्मीर जन्नत है इंशाल्लाह रहेगा। लेकिन उसके अलावा जम्मू कश्मीर में सरकार ने क्या किया 3 साल की अचीवमेंट, आपके प्रोग्रेस कार्ड में एक भी वैसी चीज नहीं जो कि आप डेलीगेट्स को दिखा सके। तो ये निशानियां सवाल या निशान जो है ये भारतीय जनता पार्टी की है
कि आप डेलीगेट्स को दिखाएंगे क्या, सिवाय इसके कि अब कश्मीर में पत्थरबाजी नहीं होती, अब कश्मीर में हड़ताल। ठीक है, तो माजिद हैदरी साहब जर्नलिस्ट के तौर पर ये बात रख रहे हैं कि एक तो बात ये पुरानी हो गई कि पत्थरबाजी नहीं होती, कर्फ्यू नहीं होता, और साथ ही साथ अब लोग जो है बाहर एक भारी मात्रा में नहीं निकलते पत्थरबाजी करते हुए, ये पुरानी बात हो गई। नई बातें बताइए कि आखिर लोगों को आपने नौकरी कितनी दी और किस हद तक तरक्की जम्मू कश्मीर ने किया है 2019 के बाद ये क्या इनके पास दिखाने के लिए कुछ मौजूद है या नहीं। और दो खास मेहमान और जुड़ चुके हैं टीवी स्क्रीन पर इस वक्त नजर आ रहे शेख आशिक साहब, जो कि कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं। आपका वेलकम करते हैं इस खास डिबेट का हिस्सा बनने के लिए, क्योंकि G20 समिट हो रहा है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है और घाटी कहीं ना कहीं इस का एक गवाह बनेगा। अरुण गुप्ता साहब हमें ज्वाइन किए हुए हैं, जो कि जम्मू कश्मीर JCCI के प्रेसिडेंट हैं। आपका भी स्वागत करते हैं। और इसके अलावा आरिस पठानिया साहब भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हमें अब से कुछ देर बाद ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले शेख आशिक साहब आपसे ही सवाल करना चाहती हूं कि कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, चूंकि आप फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं, आप तौर तरीके और पॉलिसीज के बारे में आपको मालूम है, इस तरह का अगर कोई समिट होता है तो वो कितने फायदेमंद आपकी नजर में रहने वाला है, बताइएगा। देखिए, जब भी ऐसे इवेंट आते हैं, मामूली भी इवेंट हो, तो मेरे ख्याल से मैं इकोनॉमिक प्रिज्म से देखूंगा कि इकोनॉमिक एंड प्रॉस्पेरिटी उस रीजन की कैसी होती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब G20 जैसा एक इवेंट आ जाए इस रीजन में, तो मेरे ख्याल से प्रॉस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट शुड गो अलोंग विद दिस इवेंट। और मुझे दिख रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन मूव हो रही है, जैसे माजिद साहब अपने एक नजरिया रखते हैं, तो हमारा अपना एक प्रिज्म है कि हम इकोनॉमिक एक्टिविटी देखना चाहते हैं, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रही है नहीं हो रही है, ये सारी चीजें जो हम देख रहे हैं G20 के आने पे तैयारियां जोर शोर से हो रही है। इसी तरह मैं देखना चाहता हूं कि स्टेक होल्डर्स और ऑल्सो एक्सपेक्टिंग टूरिज्म जो हो स्टेक होल्डर्स है, हैंडीक्राफ्ट, ये सारे जो अलाइड सेक्टर्स, इकोनॉमी की तर्ज की रोशनी में अगर देखा जाए। इसके अलावा अरुण गुप्ता साहब, लौटूंगी, वक्त की कमी, छोटा छोटा रिएक्शन सभी से ले लूं। अरुण गुप्ता साहब, आप इस G20 की बैठक से क्या उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं? जम्मू कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज किस तरह की अवधारणा बनाए हुए हैं? देखिए, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं अपने प्रधानमंत्री मोदी जी को, जिन्होंने यहाँ पर G20 समिट का जो आयोजन जो यहाँ पर किया है। मुझे लगता है कि उन्होंने इस बात का जरूर ध्यान रखा है, क्योंकि पिछले काफी समय से हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी यहाँ पर, वो शटर हो रही थी किसी न किसी वजह से, टेररिस्ट की वजह से। लेकिन आज जो यहाँ का माहौल है, उसकी वजह से आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि G20 के बाद यहाँ पर टूरिस्ट का भी फुटफॉल बढ़ेगा, और एक विश्वास जो लोगों के बीच में था कि जम्मू और कश्मीर एक डिस्टर्ब स्टेट है, तो ये जो जम्मू और कश्मीर जो एक पॉजिटिव वे में जो एक यूटी जाने वाली है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में यहाँ के लोग जो हैं खुशहाल होंगे, और यहाँ पर टूरिस्ट एक्टिविटीज भी बढ़ेंगी, और साथ में जो अलग से इन्वेस्टमेंट्स, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं, लोग जहाँ पर आना चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि शायद ये जम्मू और कश्मीर जो है वो डिस्टर्ब है, इसी की वजह से इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पर नहीं आ पा रही थी। लेकिन आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि यहाँ पर जो एक टूरिस्ट को लेकर के, तो मैं समझता हूं कि टूरिस्ट तो यहाँ आएगा ही आएगा। जो बाकी के सेक्टर जो इग्नोर रहे हैं आज तक, जिसमें मैं ये कहूंगा कि एक चेन जो है, होटल इंडस्ट्री की जो चेन है, वो यहाँ पर आएगी। हेल्थ सेक्टर में हमारा जो है यहाँ पर हमें बूस्ट मिलेगा, बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल जिनकी यहाँ पर रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी होगी। ठीक है, आरिस पठानिया साहब का रुख करना चाहूंगी, क्योंकि हम जानते हैं कि LG प्रशासन द्वारा तमाम क्रियाएं होती हैं जम्मू कश्मीर में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में, और केंद्र का काफी फोकस रहता है। तो कश्मीर में जो नए मेहमान आने वाले हैं G20 को लेकर, केंद्र सरकार की तरफ से किस तरह की जोरों शोर से तैयारियां जारी है, और इस G20 समिट से जम्मू कश्मीर को क्या हासिल होने की संभावना है? आरिस पठानिया साहब। देखिए, बहुत बड़ा अपने आप में
जम्मू कश्मीर के लिए ये दिन जो है, ये इवेंट जो है, स्वर्णिम इतिहास में गोल्डन वर्ड पर लिखा जाएगा। इस इवेंट के 3-4 डायमेंशंस हैं। सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर हैज बीन पुश्ड ऑन द इंटरनेशनल सेंटर स्टेज। अंतरराष्ट्रीय पटल पर जम्मू कश्मीर आया है, चाहे जम्मू कश्मीर में टूरिज्म की बात हो, डेवलपमेंट की बात हो, पीस की बात हो। ध्यान रहे कि पिछले 3-4 दशकों से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट या फुटबॉल मैच भी हम लोग नहीं करवा पाए। आज भारत के लिए बड़ा गौरवनीय जिसे कहते हैं दिन है। शंघाई कोऑपरेशन SCO हमने अभी चेयर किया, G20 भारत अध्यक्षता कर रहा है, और पहले अरुणाचल और उसके बाद जम्मू कश्मीर में ये बैठक होने जा रही है। अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जिसे कहते हैं टूरिज्म के लिए, बिजनेस के लिए, या अदरवाइज पॉलिटिकली भी अगर आप इसको देखें, भारत का कंसिडर्ड स्टैंड है कि जम्मू कश्मीर भारत का झगड़ा अगर कोई है तो उस जम्मू कश्मीर को लेंगे, वो जम्मू कश्मीर जो पाकिस्तान के या चाइना के इलीगल कंट्रोल में है। वो स्टिक टू आवर स्टैंड, इस पॉलिटिकली इंटरनेशनल स्टैंड को भी फॉर्म करता है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसका बड़ा नाम है, और डिप्लोमेटिकली जैसे मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर इज ऑन द इंटरनेशनल सेंटर स्टेज, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, चाहे होटल लाइन की बात करें, या चाहे एजुकेशन सेक्टर की बात करें, या मेडिकल सेक्टर की बात करें। मुझे लगता है जम्मू कश्मीर बहुत बड़ी लेने के लिए तैयार है। इस सब का बिना निटी-ग्रिटीज में फंसे हुए, छोटी छोटी बातें की हुए, आपको इसमें भी अगर डिबेट करना है, कितनी नौकरी, कितना विकास, कितना सड़क, हम उसमें भी करेंगे, लेकिन छोटी मोटी निटी-ग्रिटी को छोड़ के हम सभी को एक प्लेटफॉर्म के आके जितना इसे कैश चैनलाइज कर सके। साहब, आपकी आवाज भी सही तरीके से नहीं आ रही है। हम चाहते हैं कि इस तकनीकी खराबी को भी दूर कर लिया जाए। तब तक के लिए छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद हमारे सारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। छोटा सा ब्रेक। के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे तैयारियां जो है आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हुए दिखाई दे रही हैं। जी, हम बात करें G20 समिट की, क्योंकि घाटी में ये मुनक्किद किया जा रहा है, आयोजित किया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि इस G20 समिट से हासिल क्या होगा घाटी को। इसी सवाल के साथ चर्चा के लिए हम बैठे हुए हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान भी मौजूद हैं। एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। आशिक साहब, अगर आपको आवाज मिल पा रही होगी तो मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी। आपने कहा कि मईशत के हिसाब से अगर इस G20 समिट को देखा जाए तो बहुत फायदे होंगे। किस तरह के फायदे की उम्मीद आप लगा रहे हैं? जी देखिए, जब टूरिज्म मैप की बात करें तो कश्मीर ऑलरेडी थ्रू आउट वर्ल्ड फेमस है फॉर इट्स टूरिज्म पोटेंशियल। बट जब G20 जैसा इवेंट होता है कश्मीर रीजन में तो नेचुरली थ्रू आउट वर्ल्ड आप टूरिज्म मैप में ऊपर आ जाते हैं। तो इसी तरीके से जिस तरह हमारा हेरिटेज इंडस्ट्री है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री माना जाता है, तो दिस इज द बेस्ट टाइम दैट आवर स्टेक होल्डर, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन शुड डिस्प्ले, एंड इट इज हाउ यू डिस्प्ले योरसेल्फ। आपकी खूबसूरती शहर की, आपके जो खूबसूरत आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स हैं, तो ये डिस्प्ले करने का मौका मिल जाता है हर एक को। तो मेरे ख्याल से दिस इज एन अपॉर्चुनिटी अवेल्ड बाय वन एंड ऑल। ठीक है। और अरुण गुप्ता साहब, अगर जम्मू कश्मीर कॉमर्स इंडस्ट्रीज एंड चैम्बर्स कॉमर्स इंडस्ट्रीज एंड को देखें, जम्मू कश्मीर चैम्बर कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज को देखें, तो वो जैसे कि मईशत अगर इकोनॉमिकल कंडीशन के हवाले से देखें तो वो किस तरह की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इन सेक्टर्स में फायदा हो सकता है अगर कोई इस तरह का समिट होता है? ये तो हम सभी को मालूम है और ये सब इस की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि फायदा तो होगा क्योंकि विश्व स्तर पर कश्मीर को पहचान मिलेगी। इसके अलावा हासिल क्या होगा? तो हासिल होने की तरफ आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो समिट हो रहा है कश्मीर में, घाटी में हो रहा है, हमारी भी ये सोच बनती है कि भाई जम्मू में भी, क्योंकि जम्मू और कश्मीर जो है एकजुटी है, तो जम्मू में भी इस तरह का एक कोई प्रोग्राम जो है, एक पोर्शन, एक कोई प्रोग्राम जो है वो जम्मू में भी हो। लेकिन फिर भी मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जिस तरह से आशिक साहब ने कहा कि भाई वहां पर जो टूरिस्ट है, जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट जो है वो ऑलरेडी वहां पर सबको मालूम है कि वहां की सिचुएशन क्या है, वहां की क्लाइमेट क्या है, वहां क्या क्या चीज अवेलेबल है। लेकिन हम ये जरूर चाहेंगे कि जो चीज जम्मू में अवेलेबल है, जो चीजें जो हैं वो जम्मू में लोग किस तरह से फुटफॉल जम्मू में बढ़ सके, इसके ऊपर कम से कम इस समिट में जरूर चर्चा होनी चाहिए ताकि जम्मू के लोग भी
इस सबमिट का बेनिफिट जो है वो ले पाएं। अभी की मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको मौका दिया जाना चाहिए कि वो वहां पर अपनी बात को किस तरह से, यहां पर देखिए जम्मू और कश्मीर एक जुटी है, तो हमारी सोच ये है कि जो जम्मू के जो टूरिस्ट स्पॉट हैं, यहाँ पर पिलग्रिम टूरिस्ट आता है, तो हमारी सोच यही बनती है कि उन लोगों को कम से कम हम लोग जो हैं ये बता सकते हैं कि आप यहाँ पर भी आइए और यहाँ पर भी वही चीज जो है, जो अगर कश्मीर में क्लाइमेट मिलता है तो यहाँ पर भी उनको बहुत प्यार मिलेगा। और आने वाले दिनों में हम उम्मीद करते हैं। तो ये बात कहीं न कहीं आया हो रही है कि जम्मू के लोगों को थोड़ी सी कसक जरूर है कि जम्मू में भी ये आयोजित होनी चाहिए थी मीटिंग। और हमें याद आ रहा है पिछले दिनों कुछ पहले हमने देखा कि 2 से 4 दिन पहले की बात है, फारूक अब्दुल्ला ने जब ये सवाल खड़ा किया था तो उस वक्त वर्सेस वाली बात सामने आ गई थी कि जम्मू कश्मीर को जम्मू वर्सेस कश्मीर करके क्यों देखा जा रहा है। तो आरिस पठानिया साहब आप देख लीजिए, अरुण गुप्ता साहब हैं जो कि मौजूद है हमारे बीच, उन्होंने कहा कि अगर जम्मू में भी होता तो ये उनके लिए सौभाग्य होता, और अगर स्टेक होल्डर्स जाके उनसे मुलाकात करते तो जाहिर सी बात है उन्हें भी बहुत प्यार मिलता। देखिए, अरुण गुप्ता जी का अपना एक सेंटीमेंट है और उनका एक व्यू पॉइंट है, उसका सम्मान करता हूं, लेकिन ध्यान रहे कि जम्मू कश्मीर एक प्रांत है हमारे लिए, पूरे भारत के लिए। जितना जम्मू हमारा है उतना कश्मीरी हमारा है। हाँ, जो अरुण जी ने कहा कि जम्मू का कल्चर, जम्मू का हेरिटेज, जम्मू का बिजनेस इंडस्ट्री, जम्मू का एक्सपोजर, उसका पूरा जिसे कहते हैं एक्सपोजिशन सरकार ने वहां पे प्लान किया। वहां सिर्फ कश्मीर का मतलब गुलमर्ग का तो गुलमर्ग नहीं होगा शोकेस, पूरा जम्मू कश्मीर का कल्चर, जम्मू कश्मीर का पॉइजन, जम्मू कश्मीर का एक जो टूरिस्ट इनफ्लक्स में क्या क्या उसमें प्रोपेंसिटी प्रोबेबिलिटी है, वो सारा शोकेस वहां होगा। मेरा फिर इसमें बड़ा विनम्र जिसे कहते हैं अनुरोध, और ये एक बहुत बड़ा, मैं सबको बोलूंगी सब इसे पॉजिटिव सेंस में ले, एक तरीके से देखें कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये जम्मू कश्मीर के लिए, भारत के लिए चैलेंज भी है और बहुत बड़ा ये ब्राउनी पॉइंट भी है हम लोगों के लिए कि बार बार कहा था कि जम्मू कश्मीर में ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, हम किसी को आने नहीं देंगे। फॉरन जम्मू का इतना बड़ा G20 अगर सरकार ऑर्गेनाइज कर रही है और सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज कर रही है तो वी शुड वेलकम इट, और जितनी भी डायमेंशन में हम इसका फायदा ले सके। ठीक है, एक सवाल माजिद हैदरी साहब ने उठाया था, चूंकि आपको आवाज नहीं मिल पा रही थी तो मैं चाहती हूँ कि जोड़ दूं, वो सवाल भी आप से कर लिया जाए। माजिद हैदरी साहब ने ये कहा था कि पत्थरबाजी नहीं होती, कर्फ्यू नहीं लगता, ये पुरानी बातें हो गई। जो विशेष तौर पर मेहमान जो आ रहे हैं विदेशी, उन्हें दिखाएंगे क्या, इसके अलावा बताएंगे क्या? कश्मीर की खूबसूरती तो दो राय, उन्होंने कहा कोई दो राय नहीं है, जन्नत है, जन्नत रहेगा, लेकिन इसके अलावा डेवलपमेंट्स 2019 के बाद क्या हुए हैं, इसको लेकर क्या विदेशी मेहमानों को बताएगी सरकार या केंद्र एलजी इंतजामिया? विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हाजी साहब, उनके देखने के नजरिए में और पर्सपेक्टिव में थोड़ी परेशानी है। बाकी जम्मू कश्मीर में जहां विकास की तरक्की, अगर नौकरियों की ही बात करें, 2 या 3 सिलेक्शंस में जहां पे सीबीआई ने इंटरव्यू किया है, जहां की हॉर्स ट्रेडिंग की बात चली, सीबीआई इंटरव्यू, उसके अलावा 40 से 45 हजार जो नौकरियां बड़ी शांति से, बड़ी आरामदेही से, बड़े टाइम बाउंड तरीके से, स्विफ्टनेस से कहते नौजवानों के पास पहुंची है। ये जेकेएसएसबी की बात कर रहे थे क्या आरिस पठानिया साहब? मैं जेकेएसएसबी वो तो धांधली हुई ना, उसमें बदनामी हुई तो इंटरवीन किया ना। मैं बिल्कुल एग्जैक्टली मैं बता रहा हूँ, 40 से 45 क्या उदाहरण दे रहे हैं सर आप? देखें माजिद हैदरी साहब ने कहा कि नौकरियों में फ्रॉड हो गया, आप क्या बताएंगे? माजिद हैदरी साहब के विषय को रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ कि 40 से 45 हजार नौकरियां बड़े आराम से स्वच्छ तरीके से चली गई। जहां दांधली आई वहां पे सीबीआई ने इंटरवीन किया। ठीक है, देखने का नजरिया माजिद हैदरी साहब का गलत है। आखिर किस नजरिए से आप देखते हैं माजिद हैदरी साहब, जो काम आपको दिखता नहीं? देखिए सना साहिबा, जो लाभ कश्मीर को मिलने वाला है G20 से, क्योंकि जो फॉरेन डेलीगेट्स आएंगे वो यहाँ के ब्रांड इन्वेस्टर बनेंगे, पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कश्मीर को प्रमोट करेंगे, तो इसका जो लाभ मिलेगा, मैं तो कश्मीर की बिजनेस कम्युनिटी और टूरिज्म कम्युनिटी से कहूं कि वो प्रधानमंत्री जी का और अमित शाह जी का आभार प्रकट करें, फॉर्मली होर्डिंग्स बनाएं अखबार में, अपने इतना बड़ा जम्मू कश्मीर के लिए इतने बड़े फायदे का काम कर रहे हैं, तो उनका शुक्रिया करना बनता है। लेकिन एक बात है जो आप यहाँ पे बताना भूल गए सब लोग, के लद्दाख में भी हाल ही में हुआ, कश्मीर में भी होगा, लेकिन डोगरा भाई हमारे पिछले 70 वर्षों से एक कंप्लेंट कर रहे हैं कि उनको निगलेक्ट किया गया है। 70 वर्षों से यही कंप्लेंट है डोगरा भाइयों की, जो भी सरकार यहाँ पे थी उन्होंने निगलेक्ट किया, जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई। लेकिन बदकिस्मती आज है कि भाजपा होते हुए भी जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है कि ऐसा इवेंट जम्मू में नहीं हो रहा, क्योंकि होस्ट तो हमारी सरकार है, भारत सरकार होस्ट है। अगर कश्मीर में कर सकती है, लद्दाख में
ये तो हमने फॉरेन डेलीगेट्स को नहीं कहना था, हमारी सरकार ने सोचना था। इसका जवाब तो भी कहीं ना भारत कहीं सरकार की तरफ से आया और भाजपा की तरफ तरफ से आया कि दो प्रांतों में बटी हुई है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, यूटी, तो इसलिए एक का मैं बता रही हूँ ना, इस तरह का जवाब आया। तो इस जवाब से क्या सहमत हैं आप? नहीं मैडम, देखिए डोगरा भाइयों की हमेशा कंप्लेंट है ना, जम्मू कश्मीर एक है लेकिन डोगरा भाई हमेशा कहते हैं कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है। अगर एक है तो इंसाफ, नाइंसाफी कैसे भी, तो नाइंसाफी की कंप्लेंट तो है ना। आप बेफिक्र रहे हैं, भाइयों का जो कहना है उनकी डिमांड जेन्युइन है। ठीक है। अरे भाई आप यहाँ कर रहे हो, वहां कर रहे हो, वहां जम्मू में भी करो। तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन भाजपा अभी भी कर रही है। तो भाजपा की कहीं ना कहीं पॉलिसी जो है सरकार की कहीं ना कहीं गलत है कि जम्मू भाइयों को आज भी ये लग रहा है कि तो जम्मू के लोगों को नजरअंदाज किया जा रहा है, ये भाजपा की है। पॉलिसी गलत है। माजिद हैदरी साहब जर्नलिस्ट हैं, वो बोल रहे हैं, बता रहे हैं, कह रहे हैं, प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसके अलावा आज जो जम्मू के कुछ लोग हैं स्टेक होल्डर्स से, उनकी तरफ से भी प्रतिक्रिया दी गई। जैसे अरुण गुप्ता साहब ने भी इस बात को रखा सामने। तो कहीं ना कहीं समझा जा सकता है कि ये बात कहीं ना कहीं जम्मू के स्टेक होल्डर्स के दिल में जरूर है कि उनके लिए भी इस तरह के या फिर कोई छोटा सा प्रोग्राम या कार्यक्रम रखा जाना चाहिए था। इसी नोट के साथ इस डिबेट का इख्तिताम करना चाहूंगी। बहुत शुक्रिया आप तमाम का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। फिलहाल इसी के साथ आज के JKLH प्राइम टाइम में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे बड़े मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए News 18 JKLH। नमस्कार।